गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन एकलव्य इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। आज अपन लेने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन पार्ट फर्स्ट। इसमें हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 के रिगार्डिंग, जो कि अपन पहले कंप्लीट कर चुके हैं, उसके हाफ पार्ट के रिगार्डिंग। देखिए, आपके चैप्टर नंबर 2 में 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट है आपके प्योर और मिक्सचर सॉल्यूशन उनके बारे में, और प्योर और मिक्सचर सब्सटेंसेस के बारे में, और एक पार्ट है आपका सॉल्यूशंस के बारे में। तो सॉल्यूशन अपन पार्ट 2 में करेंगे, और आज अपन करेंगे मिक्सचर्स और प्योर सब्सटेंसेस के बारे में। सबसे पहले बात करें अगर प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर की, तो बात आती है कि अपनी सराउंडिंग में, जो कि चैप्टर का नेम भी है, इज मैटर अराउंड अस प्योर, कि हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हम देखते हैं, जो भी चीज़ें हमें नज़र आती हैं, क्या वो प्योर हैं? क्या वो प्योर है? तो ये वाला जो क्वेश्चन अराइज होता है, उसके रिगार्डिंग पहली बात अपने को पता होनी चाहिए कि प्योर किसको बोलेंगे अपन। एक ही तरीके के एलिमेंट्स या एक ही तरीके के कंपाउंड से मिलकर बने हुए जितने भी सब्सटेंस होते हैं, उनको हम बोलते हैं प्योर। जैसे कि अगर अपन वाटर की बात करें, तो वाटर के फॉर्मूले को आप बोलते हैं H2O। तो सभी जगह, यानी जो भी पानी आप यूज़ कर रहे हैं, क्या उसके थ्रू आउट दी कंपोजिशन, उसके थ्रू आउट दी सॉल्यूशन, जो भी आपने सैंपल लिया है, मींस अगर आप हाफ फिल्ड ग्लास वाटर ले रहे हैं या कुछ भी ले रहे हैं, जो भी आपने यूज़ किया हुआ है, तो उसके अंदर अगर आपने वाटर फिल किया है और उस वाटर की अगर आप कंपोजिशन को देखें, तो क्या सिर्फ H2O रहेगा उसके अंदर? सिर्फ और सिर्फ H2O रहेगा क्या उसके अंदर? नहीं। तो यानी जो आप यूज़ कर रहे हैं, टैप वाटर वगैरह यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आपने अगर सुना हो तो कभी भी अपन ये नहीं बोलते कि प्योर वाटर अपन पी रहे हैं, मिनरल वाटर पी रहे हैं। क्या बोलते हैं अपन? मिनरल वाटर पी रहे हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि अपन जो वाटर यूज़ करते हैं फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस, उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल होते हैं। तो हम कौन सा वाटर पीते हैं? मिनरल वाटर पीते हैं। अब बात आती है कि फिर प्योर वाटर कौन सा है? तो प्योर वाटर अपन यूज़ करते हैं लेबोरेटरीज में, यानी जो केमिकल्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए जो वाटर यूज़ किया जाता है इन दी लेबोरेटरीज, जिसे कहा जाता है डिस्टिल्ड वाटर। क्या बोलते हैं उसे? डिस्टिल्ड वाटर, जिसमें मिनरल्स भी नहीं होते हैं। विदाउट मिनरल जो वाटर होता है उसे डिस्टिल्ड वाटर कहा जाता है, जो कि हमारे यूजेबल, या यूँ कह दें कि हम उसे ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। रीज़न यही है कि अगर आप उसे यूज़ कर लेंगे तो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं मिनरल्स की, वो आपकी क्या नहीं होगी? सेटिस्फाई नहीं होगी, और आप थोड़े दिनों में क्या हो जाएंगे? बीमार पड़ जाएंगे। तो एक तरीके से प्योर वाटर पीना भी हमारे लिए क्या हो जाएगा? हार्मफुल हो जाएगा। तो बेसिकली हम जो वाटर की बात कर रहे हैं, तो वाटर प्योर कब होगा? जब उसमें सिर्फ और सिर्फ H2O मॉलिक्यूल्स ही एग्जिस्ट हो। जैसे कि हम एयर की बात करें, तो एयर जो है वो मिक्सचर है मैनी गैसेस। अगर हम बात करें कि H2 गैस है, इसमें N2 गैस है, O2 गैस है, अगर ऑक्सीजन सिलेंडर की अगर अपन बात करते हैं, वो भी प्योर नहीं होता। उसके अंदर भी क्या मिक्स किया हुआ होता है? थोड़ा सा अमाउंट ऐसे केमिकल का मिक्स किया होता है, जो कि ऑक्सीजन की पावर को थोड़ा क्या करता है? सप्लाई को थोड़ा हिंडर करता है, या यूँ कह दे कि थोड़ा उसको लिमिट में रखता है। या यूँ कह दे कि अगर आपको बात करी जाए कि प्योर फॉर्म के अंदर से ऑक्सीजन सिलेंडर की बात कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन सिलेंडर में सिर्फ और सिर्फ क्या होनी चाहिए? ऑक्सीजन गैस होनी चाहिए। तो ऑक्सीजन सिलेंडर एक प्योर ऑक्सीजन गैस का सोर्स हो गया। ऐसे ही जैसे एलपीजी के अंदर भी मिक्स किया जाता है मरकप्टेन, उसको भी अपन प्योर मिक्स में क्या नहीं बोल सकते? प्योर सब्सटेंस नहीं बोल सकते, प्योर लिक्विड फॉर्म नहीं बोल सकते एलपीजी की। रीज़न आपको पता ही होगा कि एलपीजी खुद के अंदर कोई स्मेल नहीं रखती है, तो उसका लीकेज का पता नहीं चलता। तो लीकेज का पता चल सके, इसके लिए उसमें कुछ अमाउंट किसका डाला जाता है? मरकप्टेन का डाला जाता है, ताकि उसकी स्मेलिंग हमारे को मिल सके और हमें पता चल सके कि एलपीजी जो है वो लीक हो रही है। क्योंकि एलपीजी एक हैवी गैस होती है, जो कि नीचे नीचे स्प्रेड हो जाती है और फैल जाती है, और फ्लेमेबल तो होती है। अगर वो कांटेक्ट में आई किसी भी फ्लेमेबल, जैसे इलेक्ट्रिसिटी स्पार्क के कांटेक्ट में आ गई, या फिर किसी ने मैच स्टिक जला दी तो उसके कांटेक्ट में आ गई, या फिर गैस ही ऑन कर दी किसी ने, तो ब्लास्ट हो जाएगा। तो एलपीजी जो कि स्मेल
नहीं होती है, उसमें स्मेल लेस होती है, यानी स्मेल नहीं होती है उसमें, तो उसको स्मेल प्रोवाइड करने के लिए उसमें कुछ अमाउंट या कुछ उस सब्सटेंस जो मरकप्टेन का होता है वो कुछ अमाउंट उसके अंदर मिक्स कर दिया जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि वो भी प्योर फॉर्म में हम यूज़ नहीं कर रहे होते। बेसिकली हम सराउंडिंग के अंदर जितनी भी चीज़ों को देखते हैं वो प्योर एक चीज़ से मिलकर बनी हुई नहीं होती है, एक से ज़्यादा चीज़ों से उनको मिलाकर बनाया जाता है। तो या तो वो कंपाउंड फॉर्म में होगी या फिर वो मिक्सचर फॉर्म में होगी। ठीक है, जब अपन प्योर किसी भी सब्सटेंस की बात करते हैं तो प्योर सब्सटेंस के अंदर हम बात करते हैं दो चीज़ों की, एक बात करते हैं एलिमेंट्स की और एक बात करते हैं फिर हम कंपाउंड्स की। ठीक है, तो दो चीज़ों के बारे में बात करते हैं। जब प्योर सब्सटेंसेस की अपन बात करेंगे देन वी विल टॉक अबाउट द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब बात करें कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले एलिमेंट्स किसी भी एटम के ऐसे या किसी भी सब्सटेंस के ऐसे क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं जिनको फर्दर ऑन क्या नहीं किया जा सकता, डिवाइड नहीं किया जा सकता। एलिमेंट्स क्या बोल सकते हो, इट कांट बी broken down in simpler form further। एग्जाम्पल अगर देखिए हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, दीज आर द एलिमेंट्स। ये क्या है, वो एलिमेंट्स हैं जिनको हम फर्दर ऑन क्या नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, ब्रोक नहीं कर सकते हैं। तो ये एलिमेंट्स होते हैं जिनको फर्दर ऑन, या यूं कहते हैं कि छोटे या सबसे छोटे जैसे एटम की बात अपन करते हैं कि वो आगे फर्दर ऑन तोड़ा नहीं जा सकता, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। तो ये भी किसी भी सब्सटेंस के स्मॉलेस्ट पार्टिकल माने जा सकते हैं जिसको फर्दर ऑन क्या नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता। और ये उस एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज़ को शो भी करते हैं। जैसे एक हाइड्रोजन ले लीजिए या हाइड्रोजन को कोई भी सोर्स ले लीजिए, उस एक हाइड्रोजन में भी वही प्रॉपर्टीज़ होंगी सारी जो उस हाइड्रोजन सोर्स में होंगी। ऐसे ही एक ऑक्सीजन ले लीजिए या फिर ऑक्सीजन का एक से ज़्यादा एलिमेंट्स का वो ले लीजिए, क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीजन का सोर्स बोल सकते हैं या ऑक्सीजन का सिलेंडर, वो तो उसमें गैस फॉर्म आ जाएगी क्योंकि डाई एटॉमिक होती है वो, तो सिलेंडर तो नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जैसे कि एलिमेंट्स के बाद कंपाउंड्स की। तो कंपाउंड्स आपने देखिए लॉज पढ़े हैं, किसके लॉज पढ़े हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन के, एलिमेंट्स के केमिकल कॉम्बिनेशन के। दो तरीके के लॉज अपन ने पढ़े थे, दो ही लॉज हैं आपके सिलेबस में। पहला लॉ है मास कंजर्वेशन का और दूसरा लॉ है कांस्टेंट प्रोपोर्शन का। तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अंदर अपन ने देखा था कि कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ जब कंबाइन होता है एक डेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर, तो वो किसको फॉर्म करता है, कंपाउंड को फॉर्म करता है। तो बेसिकली कंपाउंड क्या है, कंपाउंड है कॉम्बिनेशन ऑफ टू और more than two elements in a constant proportion। किसी भी कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अंदर दो या फिर दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे कि ग्लूकोज की बात कर लीजिए, ग्लूकोज में 3 एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तीनों मिलकर ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 2 होते हैं, वाटर की बात करें तो 2 होते हैं। तो क्या बोल सकते हो आप, 2 या मोर देन 2, 2 हो सकते हैं या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर एलिमेंट्स कंबाइन होकर एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में कंबाइन होकर, कांस्टेंट प्रोपोर्शन में कंबाइन होकर अगर फॉर्म कर रहे हैं तो वो जो बनेगा दैट विल बी नोन एज अ कंपाउंड। अब जब अपन बात करते हैं कंपाउंड की, तो देखिए कंपाउंड और एलिमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं।
जैसे कंपाउंड की प्रॉपर्टीज की अगर अपन बात करें तो जिस एलिमेंट से वो मिलकर बने होते हैं उसकी प्रॉपर्टी नहीं शो करते हैं, एक न्यू प्रॉपर्टी शो करते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था किसका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, कि हाइड्रोजन जो होती है वो खुद जलती है गैस, ऑक्सीजन जो होती है वो सपोर्टर गैस होती है। लेकिन जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में कंबाइन होकर कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देती है एज अ वाटर, तो उस वाटर की टेंडेंसी क्या होती है कि वो फायर को एक्सटिंग्विश करने में काम आता है, बुझाने में काम आता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि वाटर जो फॉर्म हुआ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, वो वाटर की जो प्रॉपर्टीज है वो ना तो हाइड्रोजन से मैच करती है और ना ही ऑक्सीजन से मैच करती है। तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि जब कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो जिन एलिमेंट से वो मिलकर बना हुआ है ज़रूरी नहीं है कि वो उनके जैसी प्रॉपर्टीज शो करे, क्योंकि उसकी कंबाइन होने के बाद अपनी खुद की कुछ प्रॉपर्टीज डेवलप हो जाती है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड का ले सकते हैं अपन, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन, उसमें भी कार्बन जो होता है वो फ्यूल होता है और ऑक्सीजन जो होती है वो फ्यूल को बर्निंग में सपोर्ट करने वाली गैस है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स में काम आने वाली गैस बोलते हैं, या यूं कह दे कि आग को बुझाने वाली गैस बोलते हैं। तो यहाँ पर भी वही प्रॉपर्टीज आ रही है कि कार्बन खुद जलता है, ऑक्सीजन जलाती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड पुट आउट करने का काम करती है, बुझाने का काम करती है। तो कंपाउंड का जो एक फीचर हुआ वो क्या बोल सकते हैं, या कैरेक्टरिस्टिक जो हुआ वो क्या बोलेंगे अपन, कि वो उन एलिमेंट्स से मैच नहीं करता है जिससे वो फॉर्म हो रहा होता है। अब जब अपन बात करते हैं एलिमेंट्स की, तो एलिमेंट्स में आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स कितने हैं, 118 एलिमेंट अब तक डिस्कवर किए जा चुके हैं, और उन एलिमेंट्स में भी कैटेगरीज दी गई हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे। एलिमेंट्स को मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स की फॉर्म में हम अब तक देखते आ रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे। अब हम बात करेंगे कि मेटल जो होती है वो, नॉन मेटल जो होती है वो, और मेटलॉइड्स जो होते हैं वो किस तरीके की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो देखिए आप स्मॉलर क्लासेस में भी पढ़ते हुए आ रहे हैं कि मेटल की जो प्रॉपर्टीज अपन बात करते हैं वो कैसी होती है, लस्चरस होता है, राइट, डक्टाइल होता है, मैलिएबल होता है, और हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का क्या होता है, कंडक्टर होता है। ठीक है, जबकि नॉन मेटल्स में ऐसी कोई चीज़ आपको देखने को नहीं मिलती। तीसरी चीज़ आती है मेटलॉइड्स की। तो मेटलॉइड्स कैसे होते हैं, एलिमेंट्स जितने भी अब तक डिस्कवर किए गए हैं 118, उनमें से हम मेटलॉइड्स 7 मेटलॉइड्स कंसीडर करते हैं। ठीक है, और उन मेटलॉइड्स को आप जब मॉडर्न पीरियोडिक में देखते हैं तो एक लैडर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देती है, जिसके अंदर उनको एडजस्ट आप देख सकते हैं। और वो लैडर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो आपके मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों को सेपरेट करने का काम भी करती है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर आपकी जो मेटल्स हैं वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर आप देख सकते हैं, जबकि नॉन मेटल्स आपको राइट हैंड साइड पर मिलेगी, और उनके बीच में एक लैडर लाइक स्ट्रक्चर आपको मिलेगी जिसको कहा जाता है मेटलॉइड्स एलिमेंट, है ना। तो एलिमेंट्स को हम कैटेगराइज करते हैं 3 कैटेगरीज में। पहला है मेटल, दूसरा है नॉन मेटल, और तीसरा है मेटलॉइड। मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज आप किस में मान सकते हैं, मेटलॉइड में मान सकते हैं। यानी मेटलॉइड की प्रॉपर्टीज मेटल से भी मैच करती है और नॉन मेटल से भी मैच करती है। तो बात करेंगे सबसे पहले मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। देखिए आप पहले भी पढ़ चुके हैं, मेटल्स आर लस्ट्रस, सेकेंड डक्टाइल होती हैं, थर्ड मैलिएबल होती है। क्या होते हैं डक्टाइल और मैलिएबल, देखिए किसी भी मेटल को आप थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द हीटिंग प्रोसेस, है ना, या फिर आप उसको पीट के भी क्या कर सकते हो, उसको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताऊं किसके बारे में, सिल्वर की कवरिंग आती है स्वीट्स के ऊपर, वो इतनी पतली होती है कि वो
इडायबल हो जाती है, खा सकते हो आप उसे, ठीक है। जबकि आप किसी मेटल को, जैसे सिल्वर की रिंग होती है या फिर सिल्वर से बना हुआ कोई भी ऑर्नामेंट होता है, उसको नहीं चबा सकते, उसको नहीं खा सकते। बट स्वीट पे जो कवरिंग आती है उसको अपन खा सकते हैं। तो वो इतनी पतली हो चुकी है कि वो इडाइबल फॉर्म के अंदर भी आप उसे यूज़ कर रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि मेटल्स में ये टेंडेंसी होती है जबकि नॉन मेटल्स में नहीं होती है। नॉन मेटल्स ब्रिटल इन नेचर होती है, जैसे कि आपने देखा होगा कोयला, उसको या फिर सॉल्ट जो ब्लैक सॉल्ट वगैरह के जो बड़े बड़े क्रिस्टल्स आते हैं उनको देखा होगा, उसको अगर आप मारते हो तो वो ब्रिटल होते हैं। मतलब थोड़ा सा प्रेशर अगर उस पर डाला है या फिर आप हैमर से उसको या फिर किसी भी थिंग से अगर आप उसको क्या कर रहे हो, हिट कर रहे हो, मार रहे हो उसको, तो उस टाइम पर वो क्या होंगे, छोटे छोटे पीसेस के अंदर क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो उस नेचर को हम क्या बोलते हैं, ब्रिटल नेचर बोलते हैं। यानी किसी को भी किसी भी थिंग को अगर आप प्रेशर डाल रहे हो और वो स्मॉल पीसेस के अंदर क्या हो जाता है, बिखर जाता है या ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है, तो वो नेचर क्या कहलाती है, ब्रिटल नेचर कहलाती है। तो नॉन मेटल्स में ये ब्रिटल नेचर देखने को मिलती है, जबकि मेटल्स में ऐसा नहीं होता है। वो कैसे होते हैं, मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। देखिए उसमें एक प्रॉपर्टी आपने और देखी होगी कि इसके अंदर वायर की फॉर्म में ड्रॉन होने की कैपेबिलिटी होती है। सबसे ज़्यादा कैपेसिटी होती है गोल्ड की। गोल्ड में आप क्या कर सकते हो, 1 ग्राम से 2 किलोमीटर वायर क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, खींच सकते हो। तो मतलब सबसे ज़्यादा इसमें ड्रॉइंग कैपेसिटी एज अ वायर आप सारे देख लीजिए, चारों तरफ देखिए अपने, बहुत सारी तरीके के मेटल वायर्स आपको मिलेंगे। एल्यूमिनियम की शीट्स मिलेंगी आपको, एल्यूमिनियम के वायर्स मिल जाएंगे, कॉपर वायर्स मिल जाएंगे, आयरन के वायर्स मिल जाएंगे। यानी मोस्ट ऑफ द मेटल शो दीज टेंडेंसीज, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो ये क्या होते हैं, हार्ड इन नेचर होते हैं, हार्ड नेचर होती है इनकी, ठीक है। और उसके बाद हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के कंडक्टर होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के कंडक्टर होते हैं। जबकि नॉन मेटल्स में लस्टर नहीं होती, डक्टाइल नहीं होते, मैलिएबल नहीं होते, हार्ड इन नेचर नहीं होते, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर भी नहीं होते। इनमें कुछ एक्सेप्शंस भी आप देख सकते हो। लस्टरस का एक्सेप्शन, लस्टरस में ऐसी नॉन मेटल जो लस्टर शो करती है, दैट इज आयोडीन। आयोडीन एक ऐसी नॉन मेटल होती है जो लस्टर शो करती है, यानी चमकीली होती है। डक्टाइल का कोई नहीं है, मैलिएबल का कोई नहीं है। हार्ड इन नेचर का एक्सेप्शन है। हार्ड नेचर का नॉन मेटल अगर आप देखें तो डायमंड, डायमंड नॉन मेटल कंपाउंड है बट इट इज अ हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द नेचर टिल नाउ, जो कि अब तक डिस्कवर किया गया है। तो डायमंड इज द हार्डेस्ट, ठीक है। उसके बाद हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर में भी एक्सेप्शन आपको मिलेगा। एक्सेप्शन है आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटेलिक कंपाउंड होता है जो कि इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास कर पाता है। ग्रेफाइट किस में होता है, आपकी जो पेंसिल लेड होती है उसमें ग्रेफाइट आपको मिलता है। और अगर आपने एग्जीबिशन अपनी जो एकलव्य इंटरनेशनल की एग्जीबिशन थी, साइंस एग्जीबिशन, उसको अगर आपने कंसिडर किया हो तो वहाँ पर 2 से 3 एक्सपेरिमेंट ऐसे थे जिसके अंदर इन पेंसिल को यूज़ करके और इलेक्ट्रिसिटी पास करते हुए दिखाया गया था। तो क्यों यूज़ किया गया था, बिकॉज पेंसिल लिड इज अ इलेक्ट्रिक कंडक्टर। तो उन एक्सपेरिमेंट्स में पेंसिल इसीलिए यूज़ की गई थी क्योंकि उनकी जो लिड है, उनके जो मिड पार्ट जिससे आप राइट करते हो, दैट इज मेड अप बाय द ग्रेफाइट और इट इज़ अ इलेक्ट्रिक कंडक्टर, ठीक है। तो ये कुछ एक्सेप्शन है, इसमें भी आपको एक्सेप्शन मिल जाएंगे। हार्ड इन नेचर वाला जो मेटल का होता है, तो आपके मेटल्स के अंदर कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जो कि बिल्कुल सॉफ्ट होती है, जस्ट लाइक द पनीर पीसेस। वो होती हैं सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। ये ऐसी
मेटल्स होती हैं जिनको आप विद द हेल्प ऑफ नाइफ इजीली यू कैन कट, ठीक है। तो एक तरीके से ये एक्सेप्शन हो गया मेटल्स का, क्योंकि मेटल्स को हम हार्ड इन नेचर मानते हैं, जबकि ये ऐसी मेटल्स हैं जो कि इजीली नाइफ से भी आप इसे कट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की डिफरेंसेस की। तो ये सारे डिफरेंसेस हो गए जिनमें कुछ एक्सेप्शन भी आपको देखने को मिले। उसके बाद अपन चलते हैं कंपाउंड्स पे। तो कंपाउंड्स जो होते हैं उनमें कोई कैटेगरीज नहीं होती है, कैटेगरीज सिर्फ आपके एलिमेंट्स में ही थी। अब जब बात कर रहे हैं कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो होते हैं वो आपके सराउंडिंग में किस फॉर्म में पाए जाते हैं, एज अ मिक्सचर फॉर्म में पाए जाते हैं। तो अब बात करेंगे हम मिक्सचर्स की, कि मिक्सचर्स जो होते हैं आपके सराउंडिंग में वो किस किस कैटेगरी में आपको मिल सकते हैं। मिक्सचर क्या है? एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट या फिर कंपाउंड्स को अगर आप मिक्स कर देते हो और वो आपस में कंबाइन नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे मिक्सिंग को हम क्या बोलेंगे? उस जो सब्सटेंस आपको मिलेगा एज अ प्रोडक्ट आफ्टर द मिक्सिंग, यू विल कॉल इट एज अ मिक्सचर। तो मिक्सचर जो होता है वो एक से ज़्यादा एलिमेंट्स का हो सकता है, एक से ज़्यादा कंपाउंड्स का हो सकता है, एलिमेंट और कंपाउंड का भी हो सकता है। तो मिक्सचर जो होते हैं उनको जब अपन कैटेगराइज करेंगे तो हम दो कैटेगरीज इसमें देख पाते हैं। पहली कैटेगरी जो होती है मिक्सचर की, दैट इज होमोजेनस मिक्सचर, होमोजेनस mixture, and second category is heterogeneous mixture। second category में हम लेते हैं heterogeneous mixture। पहले वाले में होमोजेनस मिक्सचर है और सेकेंड कैटेगरी में आपके पास हेटेरोजेनस मिक्सचर है। होमोजेनस मिक्सचर क्या होते हैं? होमोजेनस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जिसमें कंपोजिशन जो होता है आपके मिक्सचर का वो थ्रू आउट, जिस भी सैंपल को आप ले रहे हैं मिक्सचर के को, उस सैंपल में थ्रू आउट द सैंपल कंपोजिशन विल बी सेम। हमेशा कैसा रहेगा? सेम रहेगा। तो क्या बोलेंगे आप? सैंपल ऑफ दिस मिक्सचर will be same throughout the solution। पूरे सॉल्यूशन में ये जो इसका कंपोजिशन रहता है, सैंपल ऑफ दिस मिक्सचर विल बी सेम थ्रू आउट द सॉल्यूशन, यानी कंपोजिशन जो रहेगा इसका। जैसे एग्जाम्पल अगर अपन बात करें, शुगर प्लस वाटर या फिर सॉल्ट प्लस वाटर, इसमें आपने शुगर सॉल्यूशन बना लिया, इसका सॉल्ट सॉल्यूशन बना लिया। अब आप फर्स्ट सिप ले लें या फिर लास्ट सिप ले लें, दोनों ही कंडीशन में आपको उसका स्वीटनेस या फिर उसका सॉल्टीनेस दोनों ही सिमिलर मिलेंगे। मीन्स फर्स्ट सिप टू द लास्ट सिप यू विल फील द सेम कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन। सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज अ होमोजेनस सॉल्यूशन। इसमें दूसरा जो इसका नेचर होता है या दूसरी इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि ये स्टेबल होते हैं। स्टेबल मीन्स अगर आप इन्हें फॉर द सम टाइम इफ यू आर कीपिंग इन अनडिस्टर्ब्ड कंडीशन देन यू विल नॉट गेट एनी रेजिड्यू, या यूँ कह दे कि कोई भी सेटलमेंट आपको दिखाई नहीं देगा, कुछ भी चीज़ आपको सेटल होते हुए नहीं दिखाई देगी नीचे की तरफ। तो इसका रीज़न यही है कि ये पूरी तरह से जो सॉल्यूशन होता है वो पूरी तरह से आपस में सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिक्स हो चुके होते हैं, या यूँ कह दे कि सॉल्यूट का जो साइज़ होता है वो कैसा रहता है, सॉल्वेंट के स्पेसेस, जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच का स्पेस होता है उतना ही होता है। तो वो इजीली उसको अपने स्पेसेस के अंदर क्या कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है। यू ऑल आर नॉन अबाउट द, क्योंकि अपन ने फर्स्ट चैप्टर
पढ़ा था, हालांकि वो बाद में कट हो गया। तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एवरी मैटर हैव द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, हर एक मैटर के पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस होता है और उस स्पेस के अंदर वो किसी दूसरे उसी साइज़ के या उससे छोटी साइज़ के किसी भी दूसरे पार्टिकल को इजीली एडजस्ट कर सकता है। जैसे कि अपन ने चॉक का एग्जांपल लिया था, जब चॉक स्टिक को अपन क्या कर रहे थे, इंक में डिप कर रहे थे, तो उसका कलर चेंज हो रहा था ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाई, जो भी आपने ली थी, इंक जो ली थी, जिस भी कलर की ली थी, रेड या फिर ब्लू, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, तो उसको डिप करने पर वो उसका कलर एब्जॉर्ब कर लेता है। रीज़न क्या है कि जो चॉक में पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, थोड़ा स्पेस होता है, और वो जो स्पेस होता है वो उस डाई को इजीली क्या कर लेता है, उसमें एडजस्ट कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो एब्जॉर्प्शन का जो रीज़न है वो भी यही है, किसी भी थिंग को अगर कोई दूसरा सब्सटेंस एब्जॉर्ब कर पा रहा है, बिकॉज इट हैज़ द पोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स, इट हैज़ द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। जैसे कि खाने की अगर मैं बात करूं तो खमन जो अपन बनाते हैं उसमें भी बहुत सारे पोर्स होते हैं, इसीलिए शुगर सिरप जब आप उस पर डालते हो तो वो इजीली उसको अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो ये हुई खाने की बात। अब खाने की बात छोड़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं स्पंज। केमिकल अगर उसमें चले तो स्पंज का एग्जाम्पल अपन ने देखा था, जो कि सॉलिड के फॉर्म में अपन उसको कंसिडर करते हैं, एज ए सॉलिड स्टेट उसको कंसिडर करते हैं, बट उसमें अपन ने देखा था कि उसको इजीली अपन उसकी शेप चेंज कर पाते हैं, जो कि सॉलिड की टेंडेंसी नहीं होती है। सॉलिड्स जो सब्सटेंस होते हैं वो अपनी शेप चेंज नहीं करते हैं, बट स्पंज is categorized as a solid but it change its shape due to the presence of वही सेम आ गया स्पेस या गैप्स बिटवीन द पार्टिकल्स। तो इस वजह से वो क्या कर पाता है, जैसे आप उसको प्रेशर करते हो, प्रेशराइज करते हो या उसको दबाते हो, तो उसके अंदर फिल्ड जो एयर बबल्स होते हैं पार्टिकल्स के बीच के, वो बाहर एक्सपेल्ड हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं और वो श्रिंक हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप उसको फिर से रिलीज करेंगे, द पोर्स अगेन कैच दी गैसेस, या फिर वापस से वो फिल हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ गैस, एंड अगेन इट विल गेन द ओरिजिनल शेप जो कि उसकी पहले थी। अगर उसको पानी में डालोगे या फिर उसको किसी भी लिक्विड के पास लेके जाओगे तो भी वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। उसका रीज़न भी वही है कि उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। तो ये जो सारी बातें अपन ने करी वो इसीलिए करी कि होमोजेनस मिक्सचर जो बनता है उसमें बेसिकली जो सॉल्यूट मिक्स होता है सॉल्वेंट में, यानी सॉल्यूट जो सॉल्वेंट के साथ चलता है, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं अपन, तो ऐसा मिक्सचर जो कि सॉल्यूट या सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट का पार्टिकल्स का स्पेस है वो सॉल्यूट को इजीली अपने अंदर क्या कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है। जैसे कि वाटर और शुगर सिरप की अपन बात कर रहे हैं, तो वाटर के अंदर जब शुगर आप मिक्स कर रहे हो तो इसके बीच के स्पेसेस के अंदर वो इजीली क्या हो जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी, इसलिए थ्रू आउट द कंपोजिशन वो सेम रहेगी। प्लस अगर इसको अनडिस्टर्ब्ड कंडीशन में आप रखेंगे तो भी आपको कोई रेजिड्यू नहीं मिलेगा। तो एक तरीके से ये कैसे होते हैं, स्टेबल मिक्सचर होते हैं। कैसे मिक्सचर होते हैं, स्टेबल। स्टेबल इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये आफ्टर सम टाइम दे विल नॉट गेट एनी रेजिड्यू, हम कोई भी रेजिड्यू इसमें नहीं देख पाते हैं अगर आप इसे अनडिस्टर्ब्ड कंडीशन में रखते हैं तो भी। ठीक है, अब चलते हैं हेटेरोजेनस पे। हेटेरोजेनस के अंदर होता क्या है, हेटेरोजेनस मिक्सचर्स आर द मिक्सचर्स इन विच यू विल नॉट गेट द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन। आपको थ्रू आउट द सॉल्यूशन कोई सेम कंपोजिशन नहीं मिलने वाला है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, मडी वाटर।
पानी के अंदर अगर आप मिट्टी मिक्स कर देते हैं और उसको अगर थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब्ड कंडीशन में रखते हैं, देन यू विल गेट द रेजिड्यू। आप देखेंगे कि नीचे की तरफ जो सैंड होगी वो सेटल डाउन हो जाएगी या सेपरेट हो जाएगी। तो ऐसे मिक्सचर्स जो होते हैं वो हेटेरोजेनस मिक्सचर कहलाते हैं, जिनका थ्रू आउट कंपोजिशन सेम नहीं होता है, प्लस उनके अंदर आप एक अनस्टेबिलिटी देख पाते हैं कि वो स्टेबल नहीं होते हैं। अगर उनको आप थोड़ा टाइम दें तो वो अपने जो मेन कंपोजिशन या कंपोनेंट्स होते हैं उनमें इजीली आप उनको सेपरेट होता हुआ देख पाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि आपका है सॉल्यूशंस। ठीक है, सॉल्यूशंस में फिर अपन सेपरेशन मेथड्स करेंगे। मिक्सचर्स कंप्लीट हैं आपके। ठीक है, तो ये हो गया आपका एलिमेंट, कंपाउंड्स, मिक्सचर्स, मेटलॉइड्स, मेटल हो ही गया है, मिक्सचर्स, कंपाउंड्स हो ही गए हैं, देन आफ्टर होमोजेनस हेटेरोजेनस मिक्सचर हो गया। यस, आफ्टर दैट सॉल्यूशंस। देखिए सॉल्यूशंस के अंदर आपकी कुछ कैटेगरीज इसमें दी हुई हैं। सम कैटेगरीज आर गिवन जस्ट लाइक सॉल्वेंट के बेस पे क्लासिफिकेशन है सॉल्यूशंस का, और फिर कॉन्सेंट्रेशन के बेस पे क्लासिफिकेशन है सॉल्यूशन का, और फिर है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के बेस पे। ओके, 3 कैटेगरीज आर गिवन फॉर द क्लासिफिकेशन। सबसे पहले बात करें सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन होता है होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 सब्सटेंसेस इन विच वन विल बी द सॉल्वेंट एंड सेकंड विल बी द सॉल्यूट। तो सॉल्यूशन को आप अगर देखें तो सॉल्यूशन को कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है। सॉल्यूशन होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट होता है लेसर अमाउंट में, लेसर अमाउंट में जो भी कंपोनेंट लेसर अमाउंट में होगा दैट इज नोन एज अ सॉल्यूट, और मेजर अमाउंट में जिसे लिया जाएगा वो कहलाएगा आपका सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये होता है आपका सॉल्यूशन। अब इसमें जब अपन बात करते हैं सबसे पहले कि जो सॉल्यूशंस होते हैं वो किस तरीके के हो सकते हैं, कैसे बनते हैं, तो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था नोट्स में, किसका शुगर सिरप का ले सकते हैं या सॉल्टी वाटर का ले सकते हैं। उसके अंदर आप करते क्या हैं कि वाटर को एज अ सॉल्वेंट लेते हैं, और साथ में जो भी आप ले रहे हैं, जैसे शुगर ले रहे हैं तो शुगर आ जाएगी, सॉल्ट ले रहे हैं तो सॉल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे शुगर और सॉल्ट, शुगर और सॉल्ट लेसर अमाउंट में लेते हैं दैन दी वाटर, और उस कंडीशन में आप बोलेंगे कि यहाँ पे जो सॉल्ट और शुगर आप ले रहे हैं दीज आर सॉल्यूट एंड वाटर इज रिएक्टिंग एज अ सॉल्वेंट। वाटर जो होता है वो बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट माना जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स को, कंपाउंड्स को अपने अंदर इजीली क्या कर पाता है, डिज़ोल्व कर पाता है। इसमें स्पेसेस इतने होते हैं कि वो इजीली किसी को भी उन स्पेसेस के अंदर एडजस्ट कर लेता है। अब जब अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, सॉल्यूशन के क्लासिफिकेशंस की, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि सॉल्वेंट के बेस पे जो क्लासिफिकेशन आएगा अकॉर्डिंग टू द सॉल्वेंट, वो कौन सा क्लासिफिकेशन है? वो क्लासिफिकेशन होगा 2 कैटेगरीज का। पहला होता है एक्वस सॉल्यूशंस, दूसरा होता है नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। तो क्या लिखेंगे? ऑन दी बेसिस ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशंस आर, कौन कौन से सॉल्यूशंस हैं? पहला है aqueous solution and second is non aqueous solution। देखिए नाम से ही पता चल रहा है वैसे तो
एक्वस सॉल्यूशन और नॉन एक्वस सॉल्यूशन के बारे में। एक्वस सॉल्यूशंस जो होते हैं दीज आर इन विच सॉल्वेंट जो आप यूज करेंगे दैट विल बी वाटर। क्या होगा? वाटर आप एज अ सॉल्वेंट यूज कर रहे होंगे, जबकि नॉन एक्वस के अंदर आपको वाटर यूज नहीं करना है। ठीक है। सॉल्यूशंस जो कि वाटर में डिजोल्व, किसी भी सॉलिड को वाटर में डिजोल्व करने के बाद आपको मिलते हैं, दीज आर नोन एज अ सॉल्यूशंस ऑफ द aqueous solution, and non-aqueous solutions are known as without water solutions। जैसे कि एग्जाम्पल अगर अपन देखें, अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था अपन ने, सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन जो होता है दैट इज एक्वस सॉल्यूशन। बट नॉन एक्वस सॉल्यूशन में आप एग्जाम्पल ले सकते हो टिंक्चर आयोडीन। टिंक्चर आयोडीन इसमें होता क्या है? देखिए, इसमें तो आपने सॉल्ट वाटर में क्या लिया है? एक्वस सॉल्यूशन। व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज एक्वस सॉल्यूशन? बिकॉज सॉल्वेंट इज यूज्ड, वाटर इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट प्लस सॉल्ट। यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है? वाटर। जिन भी सॉल्यूशंस में सॉल्वेंट आपको वाटर मिलता है, दीज ऑल आर नोन एज एक्वस सॉल्यूशंस। और सॉल्यूट आपका क्या है यहाँ पे? सॉल्ट। जबकि टिंक्चर आयोडीन में ऐसा नहीं होता। टिंक्चर आयोडीन इज बेसिकली द सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन एंड एल्कोहल। आयोडीन को अगर आप अल्कोहल में मिक्स कर रहे हैं देन इट इज़ नोन एज अ टिंक्चर आयोडीन, जो कि किसी भी आपके वाउंड जो होते हैं, घाव जो होते हैं, उन पे लगाने का काम करते हैं या यूज़ में लेते हैं इसको। ये होता है इसमें सॉल्वेंट और ये होता है इसका सॉल्यूट। ठीक है, तो ये हो गया आपका नॉन एक्वस सॉल्यूशन। अब जब बात करें अपन कॉन्सेंट्रेशन के बेस पे सॉल्यूशंस की, तो दो तरीके के सॉल्यूशंस की अपन बात करते हैं। पहला है डाइल्यूटेड और दूसरा है कॉन्सेंट्रेटेड। तो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन किसे कहा जाएगा? जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट ज़्यादा होती है उसे कहा जाता है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, और जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट लेस होती है दैट इज नोन एज अ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। एग्जांपल देखिए, अगर आपने हाफ ग्लास वाटर लिया हुआ है और उस हाफ ग्लास वाटर में आप क्या कर रहे हो? 2 स्पून, एक तरीके से कंपैरिजन है, कंपैरेटिव आप देखेंगे इसको, कंपैरिजन के थ्रू देखेंगे इसमें। जैसे कि 2 स्पून एक हाफ फिल्ड ग्लास में आपने ऐड कर दी है वाटर के में, और एक में ऐड करी है 4 to 5 स्पून्स, तो आप देख सकते हो कि सॉल्यूट अमाउंट किसमें वाले में ज़्यादा है? सेकेंड वाले में ज़्यादा है, तो वो कहलाएगा कॉन्सेंट्रेटेड। और जिसके अंदर सॉल्यूट अमाउंट लेस है मीन्स फर्स्ट वन, दैट विल बी डाइल्यूटेड। जिसमें कम होगा वो डाइल्यूटेड और जिसमें ज़्यादा होगा वो कॉन्सेंट्रेटेड। लास्ट वन, लास्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है किसके बेस पे? सैचुरेशन लेवल के बेस पे। पहले बात तो अपन ये बात करते हैं कि सैचुरेशन लेवल क्या होता है। जैसे कि हाफ फिल्ड वाटर ग्लास अपन ने लिया हुआ है और उसके अंदर मैक्सिमम अपन 4 to 5 स्पून्स को मिक्स कर सकते हैं सॉल्ट के को, उससे ज़्यादा मिक्स नहीं किया जा सकता क्योंकि वो डिज़ोल्व नहीं होगा एट द फिक्स टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हैं देन इट इज़ एबल टू डिज़ोल्व। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको टेम्परेचर फिक्स रखना है। एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे जो सॉल्वेंट की कैपेसिटी होती है सॉल्यूट को मिक्स करने की, अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट which will mix into the solvent at a fixed temperature that is known as a saturation level। उसे क्या कहा जाता है? saturation level कहा जाता है, saturation amount कहा जाता है। अगर किसी सॉल्यूशन में सैचुरेटेड लेवल से लेस अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट होता है तो उसे कहा जाता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेशन के बेस पे आप दो कैटेगरीज ले सकते हो, एक आएगी सैचुरेटेड, दो ही कैटेगरीज हैं आपके इसमें, एक आएगी अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में सैचुरेशन लेवल का अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विल बी अप टू saturation
लेवल, सैचुरेशन लेवल का अमाउंट सॉल्यूट का मिक्स होगा, ठीक है, जबकि इसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विल बी लेस देन सैचुरेशन लेवल। सैचुरेशन लेवल से कम का अगर है तो उसे कहा जाएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये हो गया आपका सॉल्यूशन वाला पार्ट। अब इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो तो लर्न करने की हैं, तो वो प्रॉपर्टीज़ मैं आपको सेंड कर दूंगी, वो आप लर्न कर लीजिएगा। उसके बाद अपन बात करेंगे टाइप्स की, सॉल्यूशन के टाइप, सस्पेंशन, कोलॉइडल, प्योर सॉल्यूशन। ये आज नहीं कर पाएंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेते हैं इनको। और फिर आ जाएंगे आपके सेपरेशन मेथड्स। तो सेपरेशन मेथड इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि आपको सेपरेशन मेथड्स को एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए, उनके डायग्राम्स भी आने चाहिए आपको। तो आप उनको सारों को देखिएगा और नेक्स्ट वीडियो, एक वीडियो और बनेगा इसका। आज का वीडियो लेंदी इसीलिए हो गया क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो नियर बाय है, बहुत जल्दी आने वाला है और इतना टाइमिंग है नहीं, तो इसलिए आपको 2 वीडियो लेक्चर में पूरा चैप्टर करवाना है। तो नेक्स्ट वीडियो भी आपका थोड़ा लेंदी आएगा। आई होप कि आप चैप्टर में इंटरेस्टेड होंगे तो पूरा वीडियो देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर अगला पार्ट लेंगे। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।